जी हाँ, नमस्कार और आइए स्वागत करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका हमारी चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस में। और हम अपनी क्लास को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और पहला सवाल लेते हैं बच्चों फटाफट से। पहला सवाल अच्छा है, आपको करने मजा आएगा। पहले जरा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। कितने बेटा? 120 है, ठीक है। और उनके वर्गों का योग 289 है, तो उनका योगफल कितना होगा? दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, सवाल को समझिए पहले। दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, उन संख्याओं का गुणनफल 120 है और अगर उन्हीं संख्याओं को वर्ग करके स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए तो 289 आता है। तो आप ये बताइए कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, यानी कि हमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, एक बार जरा समझते हैं। अगर दो संख्याओं का गुणनफल कहा हुआ है तो मैं कहता हूं कि हमारी पहली संख्या जो है, मान लिया जाए कि अगर x है और हमारी दूसरी संख्या अगर क्या है बेटा, y है, ठीक है, y है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपसे कहा गया है कि x गुणा y जो है वो 120 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 289 है, ठीक है। बट आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है x प्लस वाई। निकालना क्या है? निकालना है x प्लस वाई। अब करा कैसे जाए इस चीज को? तो एक छोटी सी बात ध्यान रखो हमेशा कि क्या है भाई, अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा? तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये बात आप सबको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। अब हमने यही क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे इन दोनों को देखकर सबसे पहले यही याद आया, क्योंकि अगर यहां ध्यान दिया जाए तो 289 है ना, यहां पर लिखा हुआ था, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 है। कहने का अर्थ कुछ ऐसा हुआ कि अब मेरे पास यहां पर 240, यहां पर आया 9, 12 और 529 आता है, जो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। बट निकालना क्या है? निकालना है जस्ट x प्लस वाई, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल। तो अगर यहां से सिर्फ x प्लस वाई चाहिए बेटा, तो अब क्या करो, 529 पे जाकर वर्गमूल लगा दो, जो कि क्या होता है? 23 होता है। तो ए पार्ट जो है वो आपका आंसर है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कैसे आया करते थे पहले, कि वो आपको अलग से ये बातें लिखकर दे दिया करते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इतना है, एक्स इंटू वाई जो है वो इतना है, तो आप ये बताइए कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। उन्होंने इन्हीं तीन बातों को इस तरह से कुछ वर्ड प्रॉब्लम बनाकर आपको दे दिया है। सिर्फ फर्क इतना है। ऐसे सवाल आपने और भी बहुत करे हैं और बहुत देखे हैं, मैं ये समझता हूं और जानता भी, ठीक है। और अगर नहीं करे हैं तो बेटा करो इन क्वेश्चंस को। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कई सवाल जो हैं वो जनरल मैथमेटिक्स, जो जिसको कि आप कहते हो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहां से भी आते हैं। ये सवाल वहीं से है। ये क्वेश्चन आपको कहीं 9th या 10th की बुक्स में नहीं मिलने वाला, 11th 12th की बुक्स में नहीं मिलने वाला। ये है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिससे कई क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अब ये सवाल भी उस तरह का ही है, ठीक है ना। पहले जरा पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक 120 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और वो 230 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए समय कितना लेगी, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपको एक ट्रेन दी हुई है, आपको उसकी गति पता है, ठीक है, आपको ट्रेन की लंबाई पता है और उसे किसी एक चीज को पार करना है, उसकी भी लंबाई दी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ये देखोगे जो लंबाई दी है उसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ सब कुछ मीटर में लिखा हुआ है, जबकि जो अभी गति है उसकी यूनिट देखोगे तो क्या मिलेगा, किलोमीटर में लिखा हुआ है। तो आपका सबसे पहला काम बेटा ये होगा कि आप 90 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड। इसमें चेंज करोगे
मीटर प्रति सेकंड में। तो बेटा कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दो चीजें होती हैं। अगर इसे मीटर पर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 और आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए आपको इसका शॉर्टकट पता होगा कि आप इसको 5/18 से गुणा कर दिया करते थे। तो 5/18 यहां से आता है। ठीक है, अब अगर इसे 18 से काटता हूं तो ये 5 बार कट जाएगा और 5 गुणा 5 यानी कि मेरा आंसर है 25 मीटर प्रति सेकंड। ये है गति उस ट्रेन की, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने जो लंबाई दी हुई थी उसकी इकाई को देखा और उसके ही हिसाब से हमने गति की इकाई बदल दी। अब दूसरी बात, तो मेरे पास यहां पर जो स्पीड है, जो गति है वो आ चुकी है एंड इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात आती है डिस्टेंस की। ठीक है, अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, देखो जब भी अगर मान लो कि ये जो पेन है, ठीक है, जो पेन है ये हमारा वो रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ट्रेन को ये दूरी तय करनी है, ये कितनी है बेटा, ये है 230 मीटर। कितनी है, 230 मीटर। लेकिन ट्रेन जो है वो इस दूरी को कवर तो कर ही रही है, साथ में जो उसकी खुद की लंबाई है उसे भी पार करना पड़ेगा। जब वो अपने पहले इंजन से यहां एंटर करेगी और आखिरी वाले डब्बे को बाहर निकालेगी तो उसकी अपनी दूरी भी तय हो जाएगी। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। तो अब उसको जो कुल दूरी तय करनी है वह एक्चुअली में है 350 मीटर। ठीक है, मान लो अगर यहीं पे ये कहा होता कि उसे प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करना है, तो व्यक्ति को अगर पार करना है तो व्यक्ति की चौड़ाई है वो इमेटेरियल है। ठीक है ना, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। बट अगर वहीं पर उसे एक प्लेटफॉर्म पूरा ही कवर करना है, एक रेलवे स्टेशन पूरा ही पार करना है, एक दूसरी ट्रेन को पार करके जाना है, तो ये सारी जो दूरियां हैं, लंबाइयां हैं, इनको कंसीडर करना जरूरी है। इसीलिए हमने यहां पर प्लेटफॉर्म को कंसीडर किया विद स्पीड, विद लेंथ ऑफ ट्रेन। तो कुल दूरी हो गई 350 मीटर। तो अगर मुझे गति पता है यानी कि स्पीड पता है, मुझे डिस्टेंस पता है यानी कि दूरी पता है, तो टाइम निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 350 बटे में 25। तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो 5 से काट दे एक बार आपके लिए, कुछ ऐसा कट जाएगा। 1 मिनट, छोटी सी गलती हो गई है मेरे को, मुझे यहाँ पर 0 लिखना चाहिए। ठीक है, और इस हिसाब से हमें यहां से मिल जाता है 14। बट मुझे कहीं लिखा दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं क्वेश्चन दोबारा फिर से पढ़ लेता हूँ। 90, 5, 25 ठीक है, 120, 250, 350, 350 बटे 25, तो सही है 14 सेकेंड्स ही आएगा इसका आंसर। तो अपना आंसर यहां से होगा उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं और आपके लिए अगला सवाल आ रहा है, और इस क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं जरा, आइए यही क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि दो संकेंद्रित, क्या है, दो संकेंद्रित हमारे पास वृत्त है, और इन वृत्त की आपको पहले तो देखो, पहले ये मालूम होना चाहिए कि संकेंद्रित होता क्या है। बड़ा संकेंद्रित का मतलब क्या है कि आपके पास दो सर्कल, ठीक है, सारी बात करते हैं। आपको दो सर्कल दिए हुए हैं और अगर उनका जो केंद्र है वो एक ही है तो क्या कहलाएगा, वो संकेंद्रित कहलाएगा। अच्छा, ये कहता है कि जो हमारे पास बाहर वाला सर्कल है उसकी जो परिधि है वो 132 है। तो अगर 132 परिधि है, मैं बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है उसे r मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल R, तो 132 इक्वल टू, आप क्या करोगे फटाफट यहाँ वैल्यू पुट करके R निकालने की कोशिश करोगे। तो 132 इंटू 7 और इसको नीचे भेज दिया जाए तो आपको यहाँ से R दिखेगा। तो इसे काटते हैं, 11 से काट देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से 11 से ये 2 बार कट जाएगा और 11 से ये 1 और 12 बार कट जाएगा, तो 4 3, तो R हो गया 21। ठीक है, अच्छा, तो ये कैपिटल R लेके चल रहे थे हम। ऐसे ही अगर हम
छोटे वाले वृत्त की बात करें, है ना, तो उसकी परिधि कितनी है, 88 है ना। तो ये 2 पाई r बन जाती है। आप फिर से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करके यहां पर भी क्या करोगे, रेडियस निकालोगे। कौन सा वाला, ये छोटा वाला। बड़ा रेडियस हमने निकालो कितना था, वो था 21, है ना। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 22 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 इससे काटेगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बराबर है r/7। तो r की वैल्यू यानी कि 14 आ रही है। तो जो छोटा वाला r है वो कितना है, वो है 14। अब अगर मुझे इनके बीच के वलय जो यानी कि जो ये रिंग बनती है इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो देखो जब भी इस तरह का कुछ काम करना हो, कैसा कि एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और आपको ये वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को हटाना है। कहने का मतलब एरिया निकालने के लिए आप बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा दोगे, ठीक है ना। क्या घटा दोगे, उनका क्षेत्रफल घटा दोगे। तो कहने का मतलब हुआ पाई को बाहर निकाल के रखा जाए तो आप कह सकते हो कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, वलय के क्षेत्रफल का। इसे आप अलग से याद करके रखेंगे और अगर मुझे आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। कैपिटल R हमने निकाला था 21, तो 21 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। स्मॉल r हमने निकाला था 14, तो 14 का भी स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब 22/7 गुणा 21 + 14 और 21 - 14। तो बेटा देखो 21 - 14 कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्लस करूंगा तो 35 आएगा, गुणा में 22/7 लिखा हुआ था, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 70 और 77, ठीक है। क्या बताया मैंने, 70 और 77। ये है आपका आंसर, यानी कि बी पार्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा। क्वेश्चन कहता है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन कितना बढ़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल काम करना होता है, ठीक है, बहुत सिंपल काम करना होता है। आप ये सोचिए कि आपके पास दो शंकु, एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो जो उसकी हम क्या कहें त्रिज्या, है ना, जो त्रिज्या होगी वो r होगी, ठीक है, जो त्रिज्या होगी वो r होगी, जो उसकी हाइट होगी वो h होगी। और क्योंकि हम आयतन की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इन दो से ही मतलब है। लेकिन जो नया शंकु होगा उसमें उसने क्या किया है, 20% बढ़ा दिया है। 20% का मतलब क्या होता है, तो वो होता है 1/5। क्यों सर, क्यों, तो इसका मतलब क्या है 20/100, यही तो होता है 20%, यानी कि आपसे काट दो 1/5। 1/5 बढ़ा दी गई है, तो जो नया वाला r होगा वो r + r/5 हो जाएगा, ठीक है ना। r + r/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6r/5, ठीक है। आप चाहो तो इसको सीधे सीधे 120/100 r भी लिख सकते हो, क्योंकि 120 क्यों होगा, क्योंकि आपने 20% बढ़ाया है। दोनों तरीके से सेम आंसर निकल के आएगा, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों लिख के चलता हूं। चलो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी उसने कितनी इंक्रीज करी है भाई, उतनी ही इंक्रीज करी है। कितनी उतनी, मतलब कि h/5, तो ये भी कितना हो गया 6h/5, या फिर कहा जाए 120/100h, ठीक है। एक हम ये लेके चल रहे हैं और ये भी ले चल रहे हैं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और 6/5 भी करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर वॉल्यूम निकाली जाएगी तो आप कहोगे सर 1/3 पाई r²h। वहीं पर अगर मैं यहां वॉल्यूम निकालूंगा तो ध्यान रखूंगा कि जब मैं रेडियस पुट कर रहा हूं तो मैं इसका स्क्वायर करूं, यानी कि 6r/5 का स्क्वायर करूं, ठीक है। और h को इस तरह से लिखूं, तो ये कितना बन जाना चाहिए। देखो आप यहाँ पे कुछ काटना मत, 1/3 पाई को ऐसे ही रखना। ये जो है यहाँ पर 36r² 25 बन जाएगा, और ये 6h/5 ऐसे ही रहेगा। और अगर इसको आगे लेके जाया जाए तो 1/3, आप 36 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा।
नीचे 125 आएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर एच। तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा ध्यान से हमारी बात देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है 216/125 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है आपकी इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अभी 216/125 अभी तो परेशान कर देगा, है ना, ये तो परेशान कर देगा। सॉल्व कैसे करोगे, तो एक छोटा सा काम करना है, 216/125 इसको 8/8 से गुणा कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा सर, देखो यहाँ पर जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस में आएगा 1000, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 16 17, ठीक है। और ये क्या था, ये थी आपकी इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आ रहा है 1728/1000 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो अगर यहां से एक जीरो को हटा दिया जाए, इसको हटा के यहां पॉइंट लगा दे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 172.8% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, है ना, 172.8% ऑफ शुरुआत की वॉल्यूम। यानी कि अगर पहले वॉल्यूम 100 थी तो अब वो 172 हो गई। तो कितनी बढ़ गई है, इसने क्या पूछा, तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो कितनी बढ़ गई है, 100 से कितनी हो गई 172.8, तो कितनी बढ़ गई 72.8, ठीक है, कितनी बढ़ गई 72.8 बढ़ गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में इसको भी काफी देखने को मिलेंगे आपको। और देखते हैं कि लेवल क्या है, किस तरह क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोण एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो बेटा पहले तो जरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है अपना ट्राइंगल और हम इसका नामकरण कर दें, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमको चाहिए इसके कोणों का समद्विभाजक, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम मिला देंगे ओ पर। कोण के समद्विभाजक का मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब होता है कि वो कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। आगे बढ़ते हैं, यदि एंगल ए 80 है, अच्छा अगर ये पूरा एंगल ए कितना है 80 है, तो यहां पर ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अच्छा अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे कह रहा है कोण बीओसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीओसी। आपको ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आते हैं इस एंगल की बात करते हैं। देखो होना क्या है, क्वेश्चन को करना कैसे, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, ठीक है। अगर हम कहें कि b जो है वो x के बराबर है और c जो है वो y के बराबर है, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब आगे सुनो, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, मेरे साथ रहना, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो ट्राइंगल हमें एबीसी दिया हुआ था, उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो आपको सर ए तो 80 दिया ही हुआ था, एक को आपने x मान लिया, दूसरे को आपने y मान लिया, और जबकि सबका कोणों का योग कितना 180 होता है। इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 में से सर 80 को यहाँ भेजकर माइनस कर दीजिए तो ये 100 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो इतना आ गया। अब आगे सुनो, अगर मैं x प्लस वाई को आधे से भाग कर दूं, यहां भी आधा लगा दूं, यहां भी आधा लगा दूं, तो 100 के नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 50। इस बात का जरा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब आप ट्राइंगल लो, कौन सा, बीओसी, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, ये वाला कोण तो मुझे निकालना ही है, तो मैंने यहां पे लिखा एंगल बीओसी प्लस ये कितना लिखा है x/2, ये कितना था y/2। अच्छा इसका मतलब ये x/2 और ये y/2 तो मैंने अभी अभी कहीं पर देखे थे,
कहाँ देखे थे भाई, यहाँ देखे थे, जो कि कितना देंगे आपको, 50 देंगे। तो इसके बदले आप क्या लिख दोगे, इसके बदले आप लिख दोगे 50 इज इक्वल्स टू 180, या फिर ये कहा जाए कि बीओसी का जो मान होगा वो 180 माइनस 50 यानी कि 130 होगा। तो अपना आंसर है बी। ठीक है, अपना आंसर है बी। सिर्फ और सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो सिर्फ ये है कि जो आपका कोण का आंतरिक समद्विभाजक होता है वो कोण को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। ठीक है, उसके हिसाब से 80 का 40-40 हुआ, और अगर बी का जो पूरा एंगल है वो x है तो आधा x/2 होगा, सी का y है तो वो y/2 होगा। तो हमने पहले एबीसी त्रिभुज में प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, 180 डिग्री वाली, और फिर बीओसी में लगाई 180 डिग्री वाली। अगर आपने एक ये स्टेप ध्यान रख लिया तो अब वो काम सारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, आइए। ठीक है, आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से हमारा क्वेश्चन वही मेंस्ट्रुएशन से ही आया हुआ है, देखते हैं ध्यान से। एक शंकु है, एक अर्धगोला है, एक बेलन है, और इनका जो आधार है वो समान है, ऊंचाई है वो समान है, तो आयतन का अनुपात बताइए। अब एक बात समझो यहां से, वही मेरे पास 3 चीजें हैं, मेरे पास 3 चीजें हैं, एक मेरे पास शंकु है, एक मेरे पास अर्धगोला है, और एक मेरे पास बेलन है। ठीक है, अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया। और इनका आधार समान है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है, एक मिनट जरा, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, आर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है भाई, आगे बताओ। आगे की बात यह है कि ऊंचाई भी समान है, तो इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई, एक मिनट, ये तो अर्धगोला है, अर्धगोले की ऊंचाई कहां होती है, अर्धगोले की ऊंचाई का मतलब क्या है, रेडियस, है ना। तो ये भी क्या है, आर ही है, ये भी क्या है, आर ही है। अच्छा, ये भी आर ही है, ये भी आर है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो ऊंचाई है वो भी आर के ही बराबर है। समझो बात को, अगर ये ऊंचाई अर्धगोले की है और यही ऊंचाई आपके बेलन की भी है और यही ऊंचाई आपके शंकु की भी है, तो भाई h जो है वो तो r के बराबर निकल गया। ठीक है, तो आयतन का अनुपात निकालना है, तो भाई देखो आयतन का अनुपात निकालना है, निकाल देते हैं। आओ जरा, शंकु की बात की जाए तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले की बात की जाए 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन की बात की जाए पाई आर स्क्वायर एच। बट अभी क्या देखा हमने, आर और एच तो बराबर है, आर और एच तो बराबर है, इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके बराबर है, आर के बराबर है 2/3, एक मिनट, इससे पहले आप कंफ्यूज हो, 2/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर इंटू में आर। अब आगे देखो, देखो पाई पाई और पाई कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, ये भी कितना है, आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्यूब। तो बचा क्या, देखो सबसे आगे आपके पास बचा 1/3, फिर आपको मिला 2/3, फिर आपको मिला सिर्फ 1। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो हमारा आंसर है बी। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लो कि अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर से त्रिज्या की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात समझो जरा, अगर हम यहीं पर ये बोल देते कि यहाँ जो ये अर्धगोला दिया हुआ है ये अर्धगोला नहीं गोला है ना, तो अगर यहाँ पर एक शंकु है मेरे पास, और जितना ऊंचा शंकु है उतना ही ऊंचा हमारा क्या है, स्फीयर भी है, गोलाकार भी है, तो अब ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये होगा 2r।
ऐसे केस में जो 2r है वो h के बराबर निकलेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जरा ये सवाल लेते हैं, ठीक है, जरा ये सवाल लेते हैं। हमने ऐसा कोई सवाल फिलहाल तक नहीं लिया, ठीक है। सवाल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% ब्याज में 15 रुपए है, तो वह राशि क्या है। अच्छा, यानी कि आपने एक राशि थी उसे 5% ब्याज पर लिया, ठीक है, और उसको आपने लिया 2 वर्षों के लिए, इसको आपने लिया 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 2 वर्षों के लिए, और जो दोनों के ब्याज में अंतर आया वो आया 15 रुपए का, सिर्फ 15 रुपए का। तो आप ये बताइए कि आपने कितनी धनराशि 2 साल पहले ब्याज पर ली थी, ठीक है। देखो यहां पे एक बात समझो, 2 बातें लिखते हैं, एक पहला साल, ठीक है, और फिर दूसरा साल, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। देखो इंटरेस्ट 5% सही है। ऐसे क्वेश्चन में जो आपको प्रिंसिपल यानी कि जो मूल धनराशि है वो ना दी गई हो तो आप क्या करते हो, आप 100 लेके चलते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से आप 100 लेके चलते हो, ठीक है। तो अभी हमारी कुल धनराशि हम 100 लेके चलते हैं, ठीक है। 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 साल बाद साधारण ब्याज के हिसाब से इस पे कितना ब्याज लग जाएगा, 5% के हिसाब से 100 रुपए पर 1 साल बाद बढ़ेंगे 5 रुपए, ठीक है। 2 साल बाद फिर से 5 और बढ़ जाएंगे, कुल मिलाकर बढ़े 10 रुपए। 2 साल में 100 रुपए पर साधारण ब्याज पर बढ़े 5 + 5 10 रुपए, ठीक है। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, 1 साल बाद बढ़ेंगे 5 रुपए, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद क्या होगा। अब देखो ये 5 बढ़े थे 100 रुपए पर, यानी कि 2 साल बाद फिर 100 पर 5 बढ़ेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है, तो इस 5 रुपए का भी 5% ऐड होगा। अच्छा सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा कि इस 5 रुपए का भी 5% ऐड होगा, तो ये हो गया 25/100 यानी कि 0.25, यानी कि सेकेंड ईयर में उसे 5 + 0.25 यानी कि 5.25 रुपए देने पड़ेंगे। तो कुल कितना हो गया, 5 + 5.25 का मतलब हुआ 10.25। साधारण ब्याज में 10 रुपए जा रहे थे, बट चक्रवृद्धि ब्याज में 10.25 रुपए जा रहे हैं, तो अंतर कितना आया, अंतर आया 25 का, 0.25 का, 0.25 का, है ना। अच्छा ये 0.25 किसके बराबर है, इन्होंने कहा कि भाई 15 के बराबर है, जो अंतर है वो कितना था, वो 15 था, तो इन्होंने कहा कि ये 15 के बराबर है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 15 के बराबर तो है। तो अब ये बताओ कि इसको मैं एक कैसे बनाऊं, तो आपको सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने कहा ठीक है दोनों तरफ कर दो, तो एक बराबर है 60 के, हमारा कितना था 100, अगर एक 60 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000, ठीक है। और हमने 100 शुरुआत में लेकर रखी हुई धनराशि, और 100 किसके बराबर आ रही है, 100 आ रही है 6000 के बराबर। तो हमारा आंसर है कि मूल धनराशि थी 6000, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ध्यान रखो इस बात का, बस आपको परसेंटेज थोड़ी प्रॉपरली निकालनी आनी चाहिए, देन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन और आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़िए जरा इसको। हाँ जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा इसको। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 10 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2 बातें यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कॉमन ग्राउंड लूंगा इस चीज को बताकर, यानी कि कुछ 2 ऐसी चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए।
ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे ध्यान देंगे जब भी हम किसी बहुभुज की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी बहुभुज की बात करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं हों, चाहे उसमें कितनी भुजाएं हों, इसके जो बाह्य कोण होते हैं, इसके जो बाह्य कोण होते हैं ये, ठीक है, इन सब का जो योग आता है वो हमेशा 360 आता है, चाहे भुजाएं कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फॉर एन साइड्स, चाहे कितनी भी हो, 3 से लेकर कितनी भी, इनका योग हमेशा 360। अच्छा, तो अपना सवाल कह रहा था बच्चे कि आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का 10 गुना है। कहने का मतलब अगर ये बाह्य कोण जो है वो कितना है, x है, तो ये 10x है। ठीक है, क्या कहा इसने, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का 10 गुना है। तो अगर अंदर वाला जो कोण है वो 10x है तो बाहर वाला कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, आंतरिक जो है वो बाहर वाला 10 गुना हो गया। अब ये क्या है, ये एक सीधी सरल रेखा है, और सरल रेखा पे बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग जो आता है बच्चे वो कितना आता है, 180 आता है। यानी 11x किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो x इक्वल्स टू 180/11। तो मैंने क्या निकाल लिया, मैंने बाहर वाला जो ये कोण था ये निकाल लिया। अब अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ साइड्स हैं, है ना, तो इसमें बाह्य कोण कितने हो जाएंगे, n ही हो जाएंगे। और यहां पर जब उन n कोण को 180/11 जो कि एक कोण का मान है से आप गुणा करोगे तो 360 आना चाहिए, क्योंकि जोड़ कितना आता है भाई, 360 ही आता है। तो यहां से n का मान क्या बनता है देखें जरा, तो 360 गुणा 11/180 आपने से काट दिया, यहाँ 2 आ गया, आपका जवाब है 22। इस बहुभुज में 22 भुजाएं हैं। ठीक है, इस वाली बात की आप ध्यान रखेंगे, चाहे भुजाएं कितनी भी हो, चाहे कोण कितने भी हो, अगर वह एक नियमित यानी कि रेगुलर बहुभुज है तो आप क्या बोलोगे कि सारे बाह्य कोण का जो सम आएगा, जो योग आएगा वो 360 ही आएगा, चाहे भुजाएं कितनी भी, बाह्य कोण कितने भी। तो आप इस 360 का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर की एक छड़ को पिघालने पर 10 सेंटीमीटर व्यास और 1.4 मीटर लंबाई की कितनी छड़ें बनेगी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि यहां पर जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं दी हुई है ना। देखो यहां देखो आप, त्रिज्या कितनी है 7 और यहाँ पे लंबाई कितनी है 10, लेकिन डिफरेंस किसमें है, सेंटीमीटर और मीटर में। ठीक है, फिर पिघलने पर छड़ बन रही है, व्यास कितना है और लंबाई देखो फिर से सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, तो करना क्या है, पहले तो मुझे यूनिट सेम करनी, इस बात की ध्यान रखेंगे और फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम कोई चीज पिघाल कर नई चीज बनाते हैं तो आयतन समान रहता है। ठीक है, जब भी आप पिघाल कर कोई नई चीज बनाते हो तो आयतन समान रहता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास में हमें बनानी है कि क्या एक 7 मीटर और 7 सेंटीमीटर 10 मीटर वाली एक छड़ को पिघालना है, तो जो इस छड़ की जो वॉल्यूम होगी, जो इसका आयतन होगा, क्योंकि छड़ है तो छड़ कैसी होगी, बेटा छड़ होगी आपकी बेलनाकार सिलिंड्रिकल, तो पाई r स्क्वायर h यही वॉल्यूम होगी। ठीक है, इसको पिघालना है और नई छड़ें बनानी है, तो हम मान लेते हैं कि नई छड़ें n बनती हैं। ठीक है, और उसमें हर किसी एक की वॉल्यूम कितनी होगी, तो सर फिर छड़ ही बना रहे हैं तो सेम ही होनी चाहिए फॉर्मूले में। तो फिर से पाई r स्क्वायर h है ना, ये वो छड़ है जिसको आप पिघाल रहे हो, ये वो छड़ है जिसको आप बना रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या सबसे पहले हम पाई से पाई काट दूं, मैंने कहा बिल्कुल काट दो। तो यहां बचता है r स्क्वायर h, यहाँ पे n इंटू r स्क्वायर और h।
अब यहाँ से r ले लेते हैं तो ये है 7, ठीक है, स्क्वायर था इसलिए 2 7 आ गए। लंबाई 10 मीटर है, बस यहीं पर ध्यान रखना है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर n चल रहा है, ठीक है। अब ये रेडियस कितना है, इसने कहा व्यास 10 है, तो त्रिज्या 5 हो गई और लंबाई 1.4 यानी कि 140 हो गई, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो क्या होगा, पहले मैं 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है। यहां से 7 को लेते हैं और इसे जो है 2 कर देते हैं। अब 2 से इसे 5 कर दो और 5 से 5 काट दो और इस 5 से इसको भी काट दो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो यहाँ पर बचता है सिर्फ, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है, ये 5 तो कट गया, हाँ ये 5 कट गया था, और यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है और इधर कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है n, यानी कि हमारे n की वैल्यू आ रही है 14, आंसर है A, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात होती है इस चीज के अंदर, आयतन की बात है, पिघाल के नया बनाया है भाई, सीधे वॉल्यूम बराबर कर दो, सीधे आयतन बराबर कर दो, ठीक है। हाँ पिघाल की कुछ नई चीजें बन रही हैं तो भाई n लगा के काम चला लो और n निकाल दो, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली डिवाइड भी कर सकते थे, ठीक है ना। डिवाइड करने के लिए क्या ध्यान रखना होगा, जो बड़ा आयतन होगा, बड़ी वॉल्यूम होगी, उसको छोटा आयतन से भाग कर दो, तब भी आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल ले लेते हैं, सवाल आसान है, इजी है, जरा बात करते हैं इसकी। सवाल क्या कह रहा है, यदि एक बेलनाकार पाइप है ना, यदि बेलनाकार पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर और उसकी व्यास जो है वो 2.2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर क्यूब घनफल है, ठीक है। तो अगर अगर 1 सेंटीमीटर घनफल पाइप का वजन 10 ग्राम है, ये बात ध्यान जरा रखनी पड़ेगी, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10 ग्राम के बराबर है, तो ये वजन पूछेगा इसका मतलब, ठीक है, ये वजन पूछेगा इसका मतलब। और वजन निकालने का मतलब होता है आप आयतन निकालो और इस 10 से गुणा कर दो, आप आयतन निकालो और इस 10 से गुणा कर दो। तो ये है क्या, बेलनाकार है। बेलनाकार का मतलब क्या हुआ, आयतन निकालने के लिए हम कहा जाएंगे, हम जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच के पास। जब पाई आर स्क्वायर एच करूंगा तो पाई की यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर का मान क्या हमें दिया हुआ था, तो उसने कहा था व्यास 2.2 है, तो त्रिज्या 1.1 हो गई, ठीक है। और ये सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही बात है, लंबाई 70 है तो 70 कर देते हैं, यहाँ से मुझे आयतन मिल जाएगा, ठीक है। जो आयतन आएगा उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करना ही है तो क्यों ना यहीं पे कर दूं, ठीक है। अब देखो जरा, एक चीज और कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे करूंगा तो थोड़ा सा और लगेगा देखने में, ठीक है, समझने में दिक्कत देगा। मैं डेसिमल को हटाकर 10 नीचे लगा के दिखा रहा हूं और इन 10 और इस 10 से ये 0 और 0 कट जाते हैं, 7 इसे काट लेगा। कुल मिला के मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है 22, 11 और 11, यानी कि मुझे 1331 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर है 2662, यानी कि ए वाला, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। वजन कितना है, इतने ग्राम वजन है, 2662 ग्राम, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल लेते हैं, ठीक है, ये सवाल लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने एंड में कर दिया इस क्वेश्चन को। कैसे कर दिया कि इन्होंने कहा कि एक शंकुआकार तंबू को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी अगर उसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। एक्चुअली क्या कह रहा है ये कि आपके पास ना ऐसे करके कुछ एक लंबा सा कपड़ा है जिसकी जो चौड़ाई है वो 50 मीटर है, और सीरियसली, ठीक है, चौड़ाई 50 मीटर है, ठीक है। और कुछ गलत है इसके अंदर, मीटर नहीं होना चाहिए था, खैर आगे मालूम पड़ जाएगा। 50 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए कि हम एक शंकु को क्या कर ले, कवर कर ले, ठीक है ना। क्या कहा इसने, एक शंक्वाकार तंबू, एक शंक्वाकार तंबू, यानी कि हमें सिर्फ उसके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है सिर्फ वो चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए,
ठीक है ना। हाँ जी, तो अब देखो पहली बात तो यह है कि अगर मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे इसका एल चाहिए, एच और आर दिए होंगे। तो एल निकालने का बड़ा तरीका क्या होता है आप सब जानते हैं, कुछ इस तरह से आप पहले एल निकालते हो, ठीक है। तो एच का मान इसने कहा कि 24 मीटर, ठीक है, फटाफट से इसे निकाल लोगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एल इस केस में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 24 और 7 जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसका आंसर सीधे सीधे 25 आता है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। यह है 576, यह है 49, जो कि कुल मिलाकर रूट 625 हो जाएगा, जो कि आपको 25 मीटर दे देगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पाई आर एल करूंगा। पाई का मान 22/7, रेडियस हमने अभी पुट किया था यहाँ पर 7, और एल निकाल के रखा है 25, 25 7 7 कैंसिल, तो ये 50 और 5 इतना मीटर आ रहा है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर इतना मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 550 है। और ये है क्या, ये वही कपड़ा तो है जिससे हम शंकु बना रहे थे। इसकी शेप क्या है, आपको इसका रेक्टेंगल लग रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही लग रहा है आप लोगों को लगेगा सही लगेगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। एल बी कितना हो गया, 550। अगर मुझे चौड़ाई पता है 50, तो मैं L इक्वल टू 550/b करके यहाँ पर चौड़ाई का अगर मान रख दूं तो यहाँ से 11 मीटर आंसर निकल आएगा, यानी कि आपके इस कपड़े की लंबाई 11 मीटर होनी चाहिए। तो आप ये शंकु जो है पूरा बना दोगे, टेंट जो है वो पूरा बना दोगे, ठीक है। चलिए आइए एक और सवाल लेते हैं, और ये राष्ट्रीय सवाल जो है फिर से वही चक्रवृद्धि वाला है सवाल, ठीक है। अच्छी बात यह है कि दोनों क्वेश्चन सेम एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो वही बात है, फिर से हमने इसको क्या किया, P100 ले लिया, ठीक है, 1 साल और 2 साल। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 100 रुपए पर अगर लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना मैं 100 पर लेके चल रहा हूं, मुझे यहाँ पर मूल धनराशि नहीं दी हुई है, और 4% का ब्याज लग रहा है, तो 1 साल बाद उस पर 4 रुपए का ब्याज लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा, 100 रुपए पर 4 का ब्याज लगेगा, लेकिन अभी 4 बढ़ गए थे, इस पे 4% ब्याज फिर लग जाएगा, तो 4 रुपए का 4% कितना हो गया, 16/100, यानी कि 0.16। तो हमने यहाँ पर 0.16 जोड़ा, तो कितना आ गया, 4.16, ठीक है, इतना हुआ। ये हमसे कह रहा है कि किसी धनराशि का 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2448। हमारा ब्याज कितना आ रहा है यहाँ से भाई, 4 यहाँ था और 4.16 यहाँ था, कुल मिला के 8.16 हो गया। सही बात है भाई, कितना हो गया, 8.16 हो गया। अब ये 8.16 मैं जरा इसको यहां अलग से इस बॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये 8.16 कितने के बराबर है, 2448, है ना। तो अब वही बात है, पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन किया था, मैंने उसे क्या बनाया था, 1 बनाया था। 1 कैसे बनाना, 1 बहुत आसान होता है, यहाँ 1 छोड़ दो और 2448 के नीचे 816 ले आओ, डेसिमल था हटा के आपने 100 लगा दिया, तो यहां से जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, यहां जो आंसर आएगा वो आएगा 1 का, कि 1 किसके बराबर है। अब ध्यान से देखो, ये इसे 3 बार कट जाएगा, यानी कि 1 जो है वो 300 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, तो भाई 300 को 100 से गुणा कर दो, तो जो ये 100 था वो किसके बराबर आ गया, वो 30,000 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, तो 4% किसका, 3,000 का, सॉरी 30,000 का, 30,000 का 4% निकालना है, 30,000 का 1% हुआ 300, तो 4% हुआ 1200 पहले साल का, 1200 ही दूसरे साल का, कुल मिला के 2400 रुपए जो है उसको ब्याज देना पड़ेगा, अगर वही धनराशि जो है साधारण ब्याज पर लेता है तो, ठीक है।
हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है, इसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका ये आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 25% का 40% 80 है। अब जो प्रतिशत की बात चल रही है, परसेंटेज की, हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में ट्राई कर चुके हैं, तो आपको कई बात क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से करना है ना। और तो ये क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के 25% का 40% कितना है, 80 है। ठीक है, तो उसी का 60% कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। पहले इसे हमने 4 कर दिया, 4 से इसे काटा, 10 हो गया, 10 ने इसे काटा, तो कुल मिला के x/10 जो है वो 80 आ रहा है। तो वो संख्या कितनी है, 800 है। ठीक है, अब आपको 800 का क्या निकालना है बेटा, आपको 800 का सिर्फ 60% निकालना है। इसे से काट दो, 8 से 48 होते हैं, आंसर है 480। बस ये इतना ही इजी क्वेश्चन था। ये आपके बोनस क्वेश्चन होते हैं, मैं बोनस क्वेश्चन कहता हूँ। ठीक है, ये आएगा तो गलत हो जाएगा नहीं, और आपको ये फटाफट करना है। ठीक है, फटाफट करना है बिना गलत करे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, अगर आपने कुछ यहाँ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।